दोस्तों अब ये है हमारे चौथे नंबर की पुस्तक, नगद पुस्तक। एक बार इस पुस्तक को हम लोग देख लेते हैं। बाकी पुस्तकों की तरह इस पुस्तक में भी हमारे समूह की जो सभी जानकारी होती है मुख्य वो इस पुस्तक पे आगे आगे ऊपर लिखी जाती है। वही समूह का नाम, उत्थान संस्थान का नाम, गांव का नाम, ब्लॉक, जिले का नाम, राज्य का नाम और समूह की गठन दिनांक, ये सारी चीजें इसके फर्स्ट ऊपर कवर पे लिखी जाती हैं। और वैसे इस पुस्तक को हम खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे को इस पुस्तक की सारणी जो बनी हुई है वही सारणी हमको इसमें जानकारी इसमें भरनी होती है। इसमें हमारी जो समूह के अंदर जो प्राप्तियां होती है और जो भुगतान होता है उसका विवरण इस पुस्तक में लिखा जाता है, जो कि हम अभी आपको आगे सिखाएंगे। अब हम सीखेंगे हमारे स्वयं सेवा समूह की चौथी पुस्तक यानी नगद पुस्तक। तो नगद पुस्तक हम किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग कि नगद पुस्तक होती क्या है। तो वह पुस्तक जिसमें समूह का आर्थिक लेनदेन का विवरण खाता शीर्षक के अनुसार लिखा जाता है उसे हम नगद पुस्तक कहते हैं। यानी वह पुस्तक जिसमें आर्थिक लेनदेन यानी पैसे से संबंधित लेनदेन इस पुस्तक में लिखा जाता है वो भी खाता शीर्षक के अनुसार, उसको हम कहते हैं नगद पुस्तक। तो जैसा कि इस परिभाषा में लिखा है कि यहाँ पे सिर्फ इस पुस्तक में आर्थिक लेनदेन का विवरण ही लिखना है, यानी कि इस पुस्तक में किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव या जो भी सूचना वगैरह और इसमें नहीं लिखा जाता है। तो इस पुस्तक को लिखने से लाभ क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके लाभ है। तो समूह की प्रारंभ राशि और अंतिम शेष राशि का पता चलता है। यानी हमारे स्वयं सहायता समूह की जो बैठकें होती हैं उसके अंदर पिछली मीटिंग की अंतिम शेष राशि कितनी थी, यानी इस बैठक में प्रारंभ शेष राशि कितनी है और आज की बैठक की अंतिम शेष राशि कितनी है, इस चीज़ का हमको पता चलता है। और ये सिर्फ एक बैठक का नहीं, हम एक साथ उस पुस्तक में सभी बैठकों का प्राप्ति अंतिम शेष राशि प्रारंभ राशि इस पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग पेज पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद में समूह की प्रत्येक बैठक की प्राप्ति एवं भुगतान का पता चलता है। यानी इस एक ही पुस्तक के अंदर हमारी जितनी भी बैठकें हुई हैं उनकी सभी बैठकों का प्राप्ति और भुगतान हम इस पुस्तक में एक साथ देख सकते हैं, इसलिए इस पुस्तक का लिखना आवश्यक है। तीसरा इसका लाभ जो है वो है समूह को प्रत्येक खाता शीर्षक में कितनी राशि प्राप्त हुई है इसका भी हमें से पता चल जाता है। यानी हमें इस एक किताब के अंदर ही ये पता चल जाता है कि कौन सी खाता शीर्षक से, यानी बचत से कितनी राशि प्राप्त हुई है और ब्याज से कितनी राशि प्राप्त हुई है और किस्तों से कितनी राशि प्राप्त हुई है, या फिर अन्य कहीं कोई संस्था प्राप्त हुई है तो वो राशि कितनी प्राप्त हुई है। वो सारी चीज़ें हमें एक साथ एक ही पेज पे या एक किताब में पूरा देखने को मिल जाता है, इसलिए इस पुस्तक को लिखना आवश्यक है। उसके बाद चौथा जो लाभ इसका है, इस पुस्तक के आधार पर साधारण खाता बही का संधारण किया जा सकता है। यानी जो हमारे 5वें नंबर की पुस्तक है साधारण खाता बही, वो इस पुस्तक के आधार पर बहुत ही आसानी से लिखी जा सकती है, क्योंकि उसमें एक ही पेज पे हमको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, जिसके कारण हम उस पुस्तक को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो ये पुस्तक लिखना हमारा बहुत ही आवश्यक है, जिसके कारण हम अपना काम बहुत ही आसानी सुविधा से कर सकते हैं। अब हम इस नगद पुस्तक का जो हमारा जो नमूना बना हुआ है इसमें देखते हैं कि इसके आधार पर देखते हैं कि नगद पुस्तक में हमें किस प्रकार से प्रविष्टि करनी चाहिए और नगद पुस्तक लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए टोटल इसमें जो बना हुआ है ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, टोटल इसमें है 11 कॉलम। इधर की साइड में है 5 कॉलम और इधर की तरफ है 6 कॉलम, ठीक है। तो इस पुस्तक के अंदर जो आता है हमें प्राप्ति का विवरण और ये है भुगतान का, यानी इधर बाईं तरफ जो आ रहा है वो प्राप्ति का भुगतान है और दाईं तरफ जो आ रहा है हमारा भुगतान का विवरण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें राशि लिखनी होती है इसमें सबसे लिखा है दिनांक, यानी और जो हमारी जो बैठक की जो दिनांक है वो अपने को यहाँ पे दिनांक लिखनी पड़ती है कि कौन सी तारीख को हमारी कौन सी बैठक हुई थी, वो बैठक की दिनांक हमको लिखनी है। और वो बैठक जो लिखी गई है बैठक प्रस्ताव पुस्तक में कौन से पेज नंबर पे लिखी गई है वो पेज संख्या अपने को यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद में आता है प्राप्ति का विवरण,
यानी आज हमारे समूह के अंदर हमें कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा प्राप्त हुआ वो हम लिखेंगे यहाँ पे प्राप्ति के विवरण में। उसके बाद में आता है साधारण खातावही का पेज नंबर, यानी हमने अगर जो भी मद जिस मद में जो राशि प्राप्त हुई है उस राशि का विवरण हमने साधारण खातावही में कौन से पेज नंबर पे किया है। उसके बाद में आ जाएगी कुल राशि, यानी हमको कौन से खाते से कितनी राशि प्राप्त हुई। उसके बाद में फिर से हम वही दिनांक डालेंगे। ये तो हो गया हमारा प्राप्ति का विवरण। अब आ जाएगा भुगतान का विवरण, यानी उसी बैठक में हमने प्राप्त की कितना किया और उसी बैठक में हमने भुगतान कितना किया। तो सेम वही दिनांक इधर आएगी जो इधर लिखी है हमने, क्योंकि हम ये एक ही बैठक का विवरण इसमें लिखते हैं। जैसे जो दिनांक हम यहाँ डालेंगे वही दिनांक हमारी यहाँ आ जाएगी, और जो बैठक प्रस्ताव की जो संख्या है वो हमने जिस प्रश्न में जो भुगतान का विवरण लिखा है वो जिस पेज पे लिखा है वो पेज संख्या यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में साधारण खातावही कि जिस मद को हमने साधारण खातावही में कौन से पृष्ठ पे लिखा है उसकी पृष्ठ संख्या लिखेंगे और कुल राशि, और लास्ट के पेज में आएगी अंतिम शेष राशि कि आज की बैठक के अंत में कितना शेष पैसा बचा है। तो अब हम ये तो हो गया हमारा, इसमें हम लोग किस प्रकार से प्रविष्टि करेंगे कॉलमों की जानकारी। लेकिन कौन कौन से मद हैं जिससे हमको पैसा प्राप्त होता है, यानी कौन कौन से खाता शीर्षक है जिससे अपने को पैसा प्राप्त होता है, वो चीज़ें हम इसमें बनाना सीखेंगे। तो अब देखिए हम इसमें एक बार नमूने इसके उदाहरण के आधार पर देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से हमको प्रविष्टि करनी होती है। तो सबसे पहले देखिए कि जो प्राप्ति के अंदर हमारे कौन कौन से खाते होते हैं, इसके द्वारा हमको पैसा प्राप्त होता है। तो सबसे ऊपर इसमें लिखा जाता है प्रारंभ शेष राशि, यानी पिछली बैठक की जो अंतिम शेष राशि है वो पेज खोलते ही जब बैठक हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास वही राशि प्राप्त होती है जो इसको हम कहते हैं प्रारंभ राशि। तो अगर उस बैठक में जो प्रारंभ राशि हमारे पास में आती है तो हम उसको पहले यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद में बचत पैसा आता है, बचत का पैसा आता है तो बचत की राशि हम लोग यहाँ लिखते हैं। उसके बाद में किस्त एवं ब्याज का विवरण, तो किस्त एवं ब्याज का विवरण हमें वो जो कॉलम हम अपने रजिस्टर में बनाते हैं बैठक प्रस्ताव के अंदर, बिल्कुल वैसा ही कॉलम हमको यहाँ पर भी छोटे छोटे अक्षरों बनाकर यहाँ पे भी अपने को लिखना है। कई बार एक पुस्तक में करती कुछ चीज़ें छूटे तो दूसरी पुस्तक में अगर दोनों में मिलान करता तो हमें रहता है आसानी रहती है कि हाँ बिल्कुल सही से लिखा हुआ रहता है। तो इसमें यहाँ पे अपन इसमें लिख के और जो कितनी टोटल किस्त प्राप्त हुई है वो अपन यहाँ लिख देंगे और टोटल ब्याज कितना प्राप्त हुआ है वो अपन यहाँ कुल राशि वाले कॉलम में यहाँ पे लिखते जाएंगे। जो भी नगद राशि हमको प्राप्त हुई वो सब इस राशि वाले कॉलम में हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। और दंड प्राप्त होता है तो वो भी यहाँ पे राशि में लिखेंगे। ग्राम संगठन से प्राप्त अगर जैसे हो सकता है अगर हमारे समूह को ग्राम संगठन से ऋण मिला है तो वो भी हमारे प्राप्ति के अंदर हमको दिखाना चाहिए, वो भी हम राशि यहाँ पे लिखेंगे। और खाता शीर्षक इस प्रकार से हम लोगों को बनाना है। इस प्रकार अगर बैंक से भी ऋण प्राप्त हो सकता है समूह को तो बैंक से प्राप्त ऋण की इस प्रकार से मत बना देंगे, बैंक से प्राप्त ऋण और राशि हम यहाँ पे लिख देंगे कि कितनी राशि हमको ऋण के रूप में प्राप्त हुई है। उसके बाद में आता है बैंक से निकाली गई राशि, यानी हमारे समूह के खाते में कुछ पैसा रखा हो और आवश्यकता के अनुसार हमने पैसा निकाला और समूह की बैठक में लिया हो तो वो भी हमारे समूह की उस बैठक की प्राप्ति ही कहलाती है। तो वो भी हम यहाँ राशि उसकी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में आता है बैंक शेष कर प्राप्त ब्याज। जब हम बैंक की जो डायरी होती है बैंक खाते की बचत खाते की उसमें एंट्री करवाते तब हमें पता चलता है कि कौन से महीने में कितना ब्याज आया है, तो उसके अनुसार हमको यहाँ पे प्रविष्टि उसकी भी करनी होती है क्योंकि वो भी हमारी प्राप्ति का ही विवरण उसमें आता है। उसके बाद में इन चीज़ों के अलावा अगर कहीं और से हमें पैसा प्राप्त होता है तो उस मद का नाम लिखकर हम वहाँ पर प्राप्ति के अंदर वहाँ राशि लिख सकते हैं और इसमें प्राप्ति के अंदर उसका विवरण हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तो लगभग हर समूह में अभी इस समय इनमें पैसा आ रहा है। इसके अलावा हो सकता है कि कभी हर बैठक में तो हमको ग्राम संगठन से ऋण मिलता नहीं है तो हर बैठक में हमको इससे नहीं लिखना है। जिस बैठक में सिर्फ ऋण आया हो उसी बैठक में ही हमको ये ग्राम संगठन से प्राप्त ऋण का जो खाता है वो अपने को लिखना है इसके अंदर। इसी प्रकार बैंक से ऋण भी हर बैठक में प्राप्त नहीं होता है तो जिस बैठक में हमने बैंक में ऋण लिया हो उसी बैठक में हमें इसकी प्रविष्टि करनी है, अन्य सारी बैठकों में इसकी प्रविष्टि नहीं करनी है। इसी प्रकार बैंक से निकाली गई राशि का विवरण भी हमें उसी बैठक में डालना है
जिस बैठक में हमने पैसा निकाला हो, सभी बैठकों में ये खाता भी नहीं आएगा। इसी प्रकार बैंक शेष पर प्राप्त ब्याज, क्योंकि बैंक हर सप्ताह या हर महीने नहीं मिलता है, जब जिस महीने में अपने को प्राप्त हुआ उसी महीने में अपन उसकी प्रविष्टि यहाँ पे कर देंगे। और इसके अलावा इन सब चीज़ों के अलावा कहीं और से अगर अन्य पैसा प्राप्त होता है तो उसका हम यहाँ पे संस्था का या उस मद का नाम लिख के उसकी प्रविष्टि हम लोग कर सकते हैं। जैसे किसी बाहरी संस्था से, एनजीओ से हमें कोई राशि अनुदान के रूप में मिली हो या फिर किसी और संस्था से हमने ऋण के रूप में लिया हो, तो उस संस्था का नाम लिखकर हम लोग यहाँ पे उस प्राप्त में उस राशि को दिखा सकते हैं। लेकिन सिर्फ उसी बैठक में लिखना है जिस बैठक में हमारे पास में आया हो, यानी अगर इस दिनांक में कुछ पैसा आया है हमारे पास में तो लिखना है, नहीं आया है तो हम जितना प्राप्ति हुई है सिर्फ वही खाते बनाए और उनका ही विवरण इसमें लिखें। इसी प्रकार जो भुगतान का जो विवरण होता है वो इस प्रकार है कि कौन कौन से भुगतान समूह में हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, तो नया ऋण मंजूरी, क्योंकि यहाँ पे पैसा आया और मंजूर जो ऋण किया वो एक तरह समूह का द्वारा भुगतान किया ही कहलाता है, तो नया ऋण मंजूरी है वो भी भुगतान में ही लिखा जाएगा। यहाँ पे साधारण खाता व्यय की संख्या लिखी जाएगी और यहाँ पे कुल राशि। उसके बाद में बीओ में भुगतान की गई किश्त, यानी अगर हमारे समूह को ग्राम संगठन से ऋण मिला हुआ है तो इस बैठक में क्या हमने ग्राम संगठन में भुगतान करने के लिए कोई किस्त राशि निकाली थी इस बैठक की प्राप्त राशि में से, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार ग्राम संगठन में किस्त के साथ अगर हमने ब्याज निकाला है तो ब्याज राशि लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार अगर इस बैठक के अंदर हमने बैंक में जमा कराने के लिए किस्त राशि भुगतान करी है तो हम लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार ब्याज का विवरण लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अगर इस बैठक के अंदर बीके का मानदेय भुगतान किया गया है तो इसके विवरण इसमें लिखेंगे, अन्यथा हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे इस बैठक में। और सफर खर्च अगर हमने इस बैठक में किया है तो सफर खर्च का विवरण लिखेंगे, अन्यथा इसके अलावा उसमें विवरण इसमें नहीं लिखेंगे। स्टेशनरी खर्च है, अगर वो भी हमारा इस बैठक में हुआ है इस तारीख के अंदर तो अपने को लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। जिस बैठक में जो खर्चा होता है वो उस बैठक के अनुसार ही इसमें प्रविष्टि करनी चाहिए। इसके अलावा बैंक में जमा, यानी हमारे को जो राशि नगद प्राप्त होती है बैठक के अंदर, तो क्या उस राशि को हम या तो नगद के रूप में रखते हैं अंतिम शेष राशि के रूप में, या फिर उसको बैंक में जमा करवाते हैं। अगर उस राशि को हमने बैंक में जमा कराने का निर्णय लिया है तो बैंक जमा के सामने यहाँ लिख देंगे, हम लोग राशि लिख देंगे, इतने रुपए हमने बैंक में जमा कराने के लिए दिए। इसके बाद सारा भुगतान करने के बाद में अगर हमारे हाथ में कुछ नगद शेष राशि बचती है तो वो उसका प्रविष्टि हम लोग इस वाले कॉलम में यहाँ पे करते हैं। ये अलग से अंतिम शेष राशि का कॉलम बना हुआ है, तो इस बैठक की जो अंतिम शेष राशि होगी वो हमें इस कॉलम के अंदर यहाँ पे लिखनी है, इसके बराबर में नगद शेष राशि के रूप में यहाँ पे अपने को लिखना है वो उस प्रविष्टि को। इस प्रकार जो भी हमारा प्राप्ति होगा वो प्राप्ति का योग हमें यहाँ पे लगाना है, और इस प्रकार जो भुगतान होगा उसका योग भी अपने को यहाँ पे लगाना है, और अंतिम शेष राशि को फिर इसके साथ जोड़ के हमारा जो प्राप्ति और भुगतान का योग है वो बिल्कुल एकदम समान आएगा। यही हमारी नगद पुस्तक इसमें लिखने का तरीका है। अब बाकी चीज़ें हैं बैठक प्रस्ताव पुस्तक में प्रारंभ शेष राशि का विवरण, जिस पुस्तक में हमने जिस पेज नंबर पे आया है उसी पेज की संख्या अपने को डालना है, और प्रत्येक मद के सामने उसमें अपने को संख्या अलग से पेज संख्या लिखनी है। प्रारंभ राशि अगर एक पेज पे नंबर पे लिखी हुई तो एक पेज नंबर लिखेंगे, बचत का विवरण अगर एक नंबर पेज पे आ रहा है तो एक नंबर पेज पे लिखेंगे, या 2 नंबर पे आया है तो 2 नंबर पे। इसी प्रकार किस्त और ब्याज का विवरण हमने कौन से पेज नंबर पे लिखा है, 1 नंबर पे लिखा है या 2 नंबर पे लिखा है, तो जिस पेज पे हमने इसका विवरण उतारा है वही पेज संख्या अपने को यहाँ पे लिखनी होती है। इसी प्रकार साधारण खाता में भी अलग अलग खाते होते हैं, तो अपना बचत का जो खाता है वहाँ बचत जिस पेज पे लिखी हुई है वो पृष्ठ संख्या आएगी। किस्त की राशि जो प्राप्त हुई है वो किस्त की राशि हमने कौन से पेज पे लिखी है उसकी पृष्ठ संख्या आएगी। ब्याज का खाता उसमें अलग से बनता है, तो ब्याज की राशि हमने कौन से पेज पे लिखी है वही पेज संख्या अपने को वहाँ पे उसमें लिखनी है। इसी प्रकार दंड आता है, दंड का खाता भी हम लोग अलग से बनाते हैं साधारण खाता में, तो दंड हमने कौन से पेज नंबर पे लिखा है तो वो भी अपने को यहाँ पे पृष्ठ संख्या लिखनी होती है। इसी प्रकार ग्राम संगठन से जो हमको प्राप्त ऋण हुआ था वो हमने साधारण खाता में कौन से पेज में लिखा है तो वो भी अपने को यहाँ पर पेज संख्या लिखनी है। इस प्रकार प्रत्येक शीर्षक का पेज नंबर हमने जिस पेज पे लिखा है इस खाते को उसकी पृष्ठ संख्या अपने को अलग अलग यहाँ पे सब पे लिखनी होती है। इसी प्रकार भुगतान में भी हमको अलग अलग पृष्ठ संख्या है, जिस पेज में हमने इसका विवरण उतारा है वो अपने को यहाँ पे लिखनी होती है।
ठीक है। अब इस चीज़ को, तो इसको पुस्तक को लिखते समय थोड़ा अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्राप्त का विवरण है, यानी समूह को जो पैसा मिला है वो हमेशा प्राप्त का विवरण प्राप्त की तरफ आएगा और भुगतान का विवरण भुगतान की तरफ ही, ना कि इधर का इधर और इधर का अपन जो जैसे इच्छा वैसे अपन इसको नहीं लिखना है, इस हिसाब से लिखना है वैसे लिखना है। दूसरी चीज़ है पूरी बैठक इसमें भुगतान का प्राप्ति का विवरण उतारने के बाद में इधर जो बाईं तरफ आ रहा है इधर पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे भुगतान की तरफ में सील लग के, और जो इधर जो प्राप्ति की तरफ है वो इधर बुक कीपर के जो हस्ताक्षर है, यहाँ पे बुक कीपर के हस्ताक्षर इसमें होंगे। तो ये हस्ताक्षर के बारे में हमको इसमें नहीं भूलना चाहिए, और दिनांक जो चीज़ें हमने इसमें लिखी वो एक भी अपने जो कि नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि नगद पुस्तक हमको प्रत्येक बैठक में लिखनी है। ऐसा नहीं कि हम महीने में चारों बैठकों को एक साथ लिख रहे हैं या फिर छोड़ दी, तो ये पुस्तक हमारी प्रत्येक बैठक में लिखना आवश्यक है, जिससे कि हमारी जो पारदर्शिता बनी रहे और हमारे किसी प्रकार की कोई इसमें गलती या छूट इसमें नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों को अपने को इसमें ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक बार इसमें आपको उदाहरण के तौर पर एक बार और बता देती हूँ कि इसमें अपने को कैसे लिखना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे समूह की जो पिछली बैठक हुई थी उसमें 10 रुपये प्रारंभ राशि बची, तो प्रारंभ राशि हमने यहाँ लिख दी प्रारंभ राशि, और साधारण खाता में इसमें इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। बैठक प्रस्ताव पुस्तक में जैसे मान लीजिए हमने पेज नंबर इसमें 10 में इसको दिखाया है। उसके बाद में बचत का आ जाएगा। बचत की जो राशि आज की बैठक में वो प्राप्त हुई मान लीजिए 200 रुपये, ठीक है। तो साधारण खाता वही का जो फर्स्ट नंबर का जो पेज होता है पहला खाता अपना बचत का ही होता है, तो जिस पेज में मान लीजिए 1 नंबर पेज में हमने इसको बचत को लिखा है। उसके बाद में बैठक प्रस्ताव पुस्तक भी अपनी आएगी जो इसी में पेज नंबर 10 में ही ये राशि अपनी इसमें 9 में आ जाएगी ये वाली राशि इसमें आ जाएगी। उसके बाद में आता है अपनी किस्त एवं ब्याज का विवरण। तो किस्त की राशि मान लीजिए हमने यहाँ पे अलग अलग, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किस्त हमारे पास टोटल आएंगे 2000 रुपये और ब्याज हमारे पास में आया है 500 रुपये, तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बराबर में किस्त आई है 2000 रुपये और ब्याज आया है 500 रुपये। अब वो विवरण हमको इसमें भी इसके अंदर भी लिखना पड़ता है। जैसे क्रम संख्या 1 नाम है सीता देवी, इसने ब्याज किस्त दी 1000 रुपये और ब्याज दिया 300 रुपये, कुल दिए 1300 रुपये। और ये है गीता देवी, इन्होंने भी 1000 किस्त दी और 200 रुपये ब्याज के दिए, टोटल दिए 1200 रुपये। तो कुल हो गया अपना, यहाँ लिखेंगे अपन कुल 2000 किस्त आ गया, 500 रुपये अपने पास ब्याज आ गया, कुल मिला के हो गया अपना 2500 रुपये। इस प्रकार से जो राशि अपने को उसमें बैठक प्रस्ताव में अपन लिखते हैं उसी प्रकार से अपने को इसमें भी लिखना है। और जो फिर प्राप्ति के बाद में टोटल अपन ने यहाँ लिख के और फिर यहाँ पे भी इसको राशि में दर्शा दिया और यहाँ पे भी इसको राशि में अपने को दर्शा दिया। इस प्रकार दंड है, अगर बैठक के अंदर दंड राशि प्राप्त हुई है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे और नहीं प्राप्त हुई तो नहीं लिखेंगे। मान लीजिए बैठक के अंदर 5 रुपये दंड प्राप्त हुआ है तो अपने यहाँ पे लिख दिया दंड के सामने। अगर हमारे को समूह को ग्राम संगठन को उस बैठक में पैसा आया हो तो अपन लिखेंगे, नहीं आया है तो नहीं लिखेंगे। बैंक से प्राप्त ऋण मिला है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। बैंक से निकाली गई राशि अगर हमने बैंक से पैसा निकाला है उस बैठक के अंदर तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। बैंक शेष में प्राप्त ब्याज इधर उसमें अपने एंट्री करवाई उस हफ्ता में कुछ आया है ब्याज तो अपन लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। उसके बाद में अन्य कोई प्राप्ति हुई तो अपन लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। और फिर बाद में इसका आ जाएगा कुल योग, अपने को यहाँ पे इसका कुल टोटल लगाना है। उसके बाद में जैसे अभी टोटल प्राप्ति हुई है अपने को 25, 2, 27, 2715 2715 रुपये, ठीक है। तो टोटल प्राप्ति हुई अपने को 2715 रुपये। अब इस राशि में से हमने क्या किया तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नया ऋण मंजूर। अगर हमने उस बैठक में इन पैसों में से कुछ नया ऋण मंजूर किया है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, नहीं किया है तो जिस मद में खर्च हुआ है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2715 रुपये आया है तो नया ऋण मंजूर किया इन्होंने 200 रुपये, 2000 रुपये, ठीक है। और नया ऋण मंजूरी का जो खाता आता है अपने साधारण खाता में तीसरे नंबर पे अपना इसका खाता आ जाता है दूसरे नंबर पे, तो उसमें जो पृष्ठ संख्या आएगी जिसमें अपन ने नया ऋण मंजूर दिखाया है साधारण खाता में भी वही पृष्ठ संख्या हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसके अंदर। उसके बाद में आता है
अब बचे अपने पास 715 रुपये। 715 में से बीओ में ऋण मिला हुआ नहीं है, इसलिए अपने किस्त भुगतान नहीं की, ब्याज भी भुगतान नहीं किया, बैंक से भी कुछ भी नहीं किया, इसमें भी कुछ नहीं किया, और बीके का मानदेय हमने दिया 100 रुपये। इस प्रकार सफर खर्च अभी इस वक्त इस बैठक में अपने कोई सफर खर्च नहीं हुआ है, तो सफर खर्च भी डैश लगा देंगे। स्टेशनरी खर्च इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। अब बाकी का जो पैसा बचा है अपना, इन्होंने कहा कि 500 रुपये आप अपने बैंक में जमा करवा देना, तो यहाँ पे इन्होंने कहा बैंक में जमा करने के लिए 500 रुपये दिए, तो 500 रुपये की प्रविष्टि अपन इसमें इस प्रकार कर देंगे। अब बाकी के जो पैसे बचे हैं इसमें बचे हैं अपने पास में 115 रुपये। अब जो अंतिम शेष राशि वो बची अपने पास 600 रुपये इन्होंने बैंक में जमा करने के लिए दिए, और बाकी की जो राशि बची है 15 रुपये, वो आ गई नगद शेष राशि, जिसको हम अंतिम शेष राशि बोलते हैं। अंतिम शेष राशि दोनों बैठकों की तारीख सेम है। अब ये एक बैठक का अपना जो भी है वो सारा वो लेन देन अपना एक ही बैठक का है, तो इसका योग आ जाएगा अपना 2700, और इसका योग आ गया 15, 2700 जोड़ के 15 जोड़ा तो इधर भी 2715 आ रहे हैं और इधर भी 2715 आ रहे हैं। इस प्रकार हमारी बैठक का जो योग है प्राप्ति और भुगतान का वो टोटल बराबर बैठना चाहिए। तो ये था अपनी आज की बैठक का नगद पुस्तक लिखने का तरीका, और आप लोग एक बार देखिएगा इसको मिलान करके भी किस प्रकार से हम लिखते हैं। और यह है हमारे 5वें नंबर की पुस्तक साधारण खाता बही। तो ये इसका बाहर का कवर है। जैसे कि हमने आपको पहले बाकी पुस्तकों में बताया है कि समूह की सारी डिटेल्स में भरी जाती है, वही हम इसमें भरते हैं। और इस पुस्तक के अंदर हमारे जो है वो 7 प्रकार के खाते होते हैं। तो वो देखते हैं हम 7 प्रकार के खाते हमारे कौन कौन से हैं। तो पहला जो खाता होता है वो है सदस्यों की बचत। इसके में भी कुछ प्रश्न इस खाते को दिए जाते हैं। उसके बाद में इसमें दूसरा खाता होता है इसी पुस्तक के अंदर, जिसमें हम लिखते हैं सदस्यों को वितरण किए गए ऋण का विवरण। और तीसरा खाता होता है वो है सदस्यों द्वारा ऋण राशि जमा, यानी सदस्य जो ऋण जमा करवाती है उसका विवरण इस खाते में लिखा जाता है। इस खाते को भी कुछ पेज दिए गए हैं, बाकी फिर कुछ पेज छोड़ के हमारा जो चौथा नंबर का खाता होता है इस पुस्तक में जो लिखा जाता है अन्य संस्थाओं से प्राप्त सहायता। जैसे कोई अन्य संस्थाएं पैसा देती है हमारे समूह को, तो वो कहाँ से आए हैं उनका विवरण इसमें लिखा जाता है। 5वें नंबर का जो खाता होता है वो है बैंक लेन देन। जैसे कि बैंक के द्वारा बैंक से और समूह के बीच में क्या क्या लेन देन हुआ वो सारी जानकारी इसमें खाते में लिखी जाती है। इसी प्रकार 6वें नंबर का खाता है हमारा आय खाता, जो समूह का होता है। इसमें समूह में कहाँ से कितनी आय होती है, कहाँ से ब्याज के माध्यम से, चाहे वो बैंक से हो, वो हर प्रकार के आय खाते को अलग अलग इसमें दर्शाया जाता है, जो कि हम आगे सीखेंगे। इसी प्रकार 7वां नंबर का जो खाता होता है वो है व्यय खाता। तो इसमें जो समूह के अंदर जो भी खर्चे होते हैं यानी जो भी व्यय होते हैं वो सारे इस खाते में लिखे जाते हैं। तो ये है हमारे साधारण खाता बही के 7 प्रकार के खाते, जिनके बारे में किस प्रकार से प्रविष्टि की जाती है वो हम आगे सीखेंगे। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हमारी जो साधारण खाता बही होती है, हमारे जो समूह की 5वें नंबर की पुस्तक है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों साधारण खाता बही जो होती है हमारी ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर हम हमारे सभी समूह के जो लेन देन किए जाते हैं उनको अलग अलग खाता शीर्षक के अनुसार इस पुस्तक में लिखा जाता है। जैसे कि इसकी परिभाषा है, वह पुस्तक जिसमें समूह के सभी प्रकार के लेन देन को खाता शीर्षकों के अनुसार लिखते हैं। यानी हमारे समूह के अंदर जो भी जिस तरह का खाता होता है, जैसे बचत खाता होता है, समूह में सदस्यों को जो ऋण दिया जाता है और समूह के सदस्य जो वापस ऋण जमा करवाते हैं, उसके बाद अगर हमें बाहर से कहीं कोई पैसा मिलता है अन्य संस्थाओं से कहीं से, या फिर हमारे द्वारा जो बैंक में लेन देन किया जाता है, या फिर हमारे समूह में जहाँ से कोई आय और व्यय होता है, ये सभी प्रकार के खातों का अलग अलग प्रकार से इसमें पुस्तक के अंदर विवरण लिखा जाता है। और इस पुस्तक को इस प्रकार से लिखने का ये फ़ायदा है, वैसे तो सभी पुस्तकें अपने आप में अपना महत्व रखती हैं, लेकिन इस पुस्तक का भी अपने आप में एक अलग ही महत्व है। तो इस पुस्तक को लिखने से क्या क्या लाभ होते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो लाभ है इस पुस्तक को लिखने से वो है इस पुस्तक के द्वारा हर एक खाते का प्राप्ति, भुगतान
और अंतिम शेष पता चलता है। यानी हमारे को कुल कितनी बचत प्राप्त हुई, कितनी हमारे द्वारा वापस कर दी गई और कितना शेष हमारा चल रहा है, या फिर हमारे द्वारा सदस्यों को कितना ऋण दिया गया, सदस्यों द्वारा कितना चुका दिया गया है और उसके ऊपर कितना शेष चल रहा है। इस प्रकार हमारे समूह के अंदर कुल कितनी प्राप्ति हुई, कौन से खाते में, और उसको कितना भुगतान किया जा चुका और कितना शेष बचा है, ये सारी जानकारी हमें इस पुस्तक के अंदर मिल जाती है। दूसरा लाभ जो है इस पुस्तक को लिखने से वो है, ये पुस्तक समूह का प्राप्ति एवं भुगतान करने में मदद करती है। यानी हमारे समूह के अंदर आज दिन तक कुल कितनी राशि हमें प्राप्त हुई और उसमें से हमने कितना भुगतान किया, यानी समूह का तलपट जो बनाने में इस पुस्तक से हमें बहुत आसानी मिलती है। आसानी से हम इस पुस्तक से तलपट बना सकते हैं। तीसरा जो लाभ है इस पुस्तक से वह है समूह की ऑडिट करने में मदद मिलती है। समूह की ऑडिट यानी समूह का जो लेखा जोखा की जाँच की जाती है कि आज दिन तक हमारे समूह में कहाँ से कितना पैसा आया और कहाँ पर कौन सा वो पैसा दिया गया, वो सारी इसमें ऑडिट करने में ये पुस्तक हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करती है। अगला जो फायदा है, समूह की आय, व्यय, संपत्ति व दायित्व की सूची तैयार करने में ये पुस्तक बहुत ज़्यादा सहायक होती है, क्योंकि सभी प्रकार के जो अलग अलग खाते होते हैं हमारे इस पुस्तक में अलग अलग प्रकार से लिखे हुए होते हैं, जिससे हम तुरंत ये सूची आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि पुस्तक बैठक के दौरान लिखी जाती है, पुस्तक बैठक के बाद में भी लिखी जा सकती है, लेकिन इस पुस्तक को लिखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हमें कभी भी हमारे समूह की कोई भी सूचना जाननी हो तो हम तुरंत इस पुस्तक में से सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस पुस्तक के अंदर कौन कौन से खाते लिखे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, समूह की जो साधारण खातावही होती है उसमें हमारे 7 प्रकार के खाता शीर्षकों का विवरण लिखा जाता है। तो पहला होता है हमारा सदस्यों की बचत। सदस्यों की बचत खाता। उसके बाद में होता है दूसरा, सदस्यों को वितरित ऋण। ये होता है दूसरे नंबर का खाता। तीसरे नंबर का जो खाता होता है वो सदस्यों के द्वारा जो ऋण राशि जमा करवाई जाती है उसका खाता, जमा ऋण। और चौथे नंबर का जो खाता होता है वो होता है हमारे जो संस्थाओं द्वारा जो हमें सहायता दी जाती है, वो है चौथे नंबर का खाता। प्राप्त सहायता, जैसे बैंक से लोन होता है हमारा, या फिर ग्राम संगठन से कोई ऋण दिया जाता है तो उसका इसमें लिखा जाता है, या राजीविका द्वारा जो हमारी संस्था है उसके द्वारा कोई सहायता में दी जाती है तो वो खाता इसमें लिखा जाता है। 5वें नंबर का जो खाता होता है वो है बैंक लेन देन, यानी हमारा जो समूह का जो बैंक बचत खाता है उसके द्वारा जो भी लेन देन किया जाता है उसका विवरण हमें इस प्रकार में इस पुस्तक में लिखा जाता है। 6वें नंबर का जो खाता है वो है आय खाता, यानी हमारे समूह में जो आय होती है उसका, आय कितने प्रकार की होती है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो आय होती है वो हमारी होती है ब्याज से, यानी ऋण पर प्राप्त ब्याज। और दूसरी जो आय होती है वो होती है हमारा बचत खाते पर, बचत खाते से प्राप्त ब्याज। ब्याज। और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है दंड। तो इन सभी अलग अलग प्रकार की आय के खातों को हम अलग अलग लिखेंगे। और चौथे नंबर का जो है वो है अन्य आय। इन तीनों चीजों के अलावा, इन तीनों पदों के अलावा अगर कहीं से हमारे समूह में आय होती है तो हम उसको अन्य आय में दिखाएंगे। जैसे अगर हमारे सदस्य कोई विशेष बचत करते हैं या फिर बाहर से किसी संस्था द्वारा ऐसी राशि दी जाती है जो वापस नहीं ली जाती है, या फिर समूह में कभी कभार पैसे खुले नहीं होने की वजह से पैसे एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो वो राशि हम अन्य आय में दिखाते हैं।
7वां नंबर का जो खाता है वो है व्यय खाता या खर्च खाता। इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के खर्च होते हैं, वो देख लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है हमारा, अगर वीओ से हमको ऋण प्राप्त हुआ है तो उसका हमें ब्याज भी भुगतान करना होता है, तो वो हमारा व्यय ही कहलाता है, क्योंकि वो पैसा हमारे पास वापस नहीं आता है। तो वीओ को भुगतान किया गया ब्याज। इसी प्रकार बैंक से अगर हमारे समूह को ऋण मिलता है तो उसका भी हम ब्याज भुगतान करते हैं। तो बैंक को भुगतान किया गया ब्याज, बैंक ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज। इसी प्रकार हमारी जो पुस्तकों को लिखने के काम करते हैं, जो पुस्तक संचालक समूह द्वारा रखा जाता है, उसको भी समूह से कुछ मानदेय दिया जाता है, तो उसके मानदेय का भी हम एक अलग से खाता बनाते हैं, यानी पुस्तक संचालक मानदेय। इसके अलावा हमारे जो समूह के अंदर कुछ जरूरी चीज़ें होती हैं, जैसे पुस्तकें रिकॉर्ड भर जाते हैं तो रिकॉर्ड भी हमें नए मंगवाने पड़ते हैं, पेन है कभी कभार फोटोकॉपी करवानी पड़ती है अन्य किसी कारण से, तो वो सारा स्टेशनरी खर्च भी कभी कभार हमारे यहाँ पे होता है, तो इसका भी खाता हमें अलग से बनवाना पड़ता है, स्टेशनरी खर्च। इसके अलावा कभी जैसे समूह के जो पदाधिकारी होते हैं, बैंक से उनको पैसा निकलवाना होता है और बैंक कहीं दूरी पे होता है तो उनका सफ़र खर्च भी होता है, या समूह के किसी काम से वो लोग बाहर जाते हैं तो उनको जो सफ़र खर्च दिया जाता है उसका भी खाता हमें अलग से बनाना पड़ता है, तो वो भी इसके अंदर हम लोग बनाते हैं, सफ़र खर्च। इन सब चीज़ों के अलावा अन्य किसी चीज़ पे खर्च होता है पैसा, तो वो हम सब दिखाएंगे अन्य खर्च में, जिसके अंदर हो सकता है बैंक चार्जेस होते हैं, हमारे बैंक के अंदर एसएमएस चार्जेस जो करते हैं या चेक के जो चार्जेस वगैरह करते हैं, तो वो बैंक चार्जेस भी इसके अंदर आ जाएंगे। और जैसे कभी ऑडिट करवाते हैं, साल में एक बार ऑडिट होता है, उसका अलग से खाता बनाने की आवश्यकता है, इसी अन्य खाते में अपन उसको डाल सकते हैं, जिससे ऑडिट खर्च हो गया। तो जो भी खर्च जो हमारा होता है वो सारा अपन इस प्रकार से अलग अलग खातों में उसको दर्शाते हैं, जिससे कि हमें कभी भी अपनी ऑडिट करनी हो या आय संपत्ति वे अपना जो बनाना हो तो विवरण तैयार करना, उसमें अपने को आसानी होती है, संपत्ति और दायित्व बनाने में और हमारे समूह का जो तलपट बनाने में, ये सारी चीज़ों में हमको आसानी होती है। तो अभी हमने जाना कि हमारे जो साधारण खाता बही होती है उसमें 7 प्रकार के खाते लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा था बचत खाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बचत खाते की प्रविष्टि साधारण खाता बही में किस प्रकार की जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के कॉलम बने हुए होते हैं बचत उसमें साधारण खाता बही में। पहले जो खाता होता है उसमें लिखनी होती है अपने को तिथि, यानी कौन सी तारीख को कितनी बचत की गई है। तो सबसे पहले आ जाएगी उसकी दिनांक। उसके बाद में आता है नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या, यानी नगद जो पुस्तक होती है हमारी, चौथे नंबर की पुस्तक होती है, उसमें हमने इस बचत राशि को कौन से पृष्ठ पर दिखाया गया है। और उसके बाद में लिखा जाता है यहाँ पर प्राप्त बचत रुपए में, यानी इस तिथि को कितनी बचत हमको प्राप्त हुई, कुल टोटल सदस्यों की, सभी के सदस्यों की बचत यहाँ पे लिखनी है उस बैठक के अंदर जो प्राप्त हुई है। उसके बाद में आता है बचत वापसी का कॉलम। ठीक है, कुल टोटल इसमें 5 कॉलम होते हैं। पहला तिथि यानी दिनांक का, नगद पृष्ठ संख्या और बचत वापसी, उसके बाद में कुल टोटल बचत। कुल बचत होती है इस प्रकार, जैसे कि अब इसमें जो प्रविष्टि करने का जो तरीका होता है वो हमारा इस प्रकार से होगा।
जैसे दिनांक डाल दिया आज हमने 5/4/2020 और नगद पृष्ठ संख्या, इस बचत को हमने नगद पृष्ठ संख्या में लिखा है 7 में। और बचत प्राप्त हुई है हमारे को 200 रुपये और बचत वापसी हमने कुछ भी नहीं की है। बचत वापसी का जो मतलब होता है इसके अंदर, अगर हमारे समूह के अंदर कुछ सदस्य जुड़े हुए हैं और कुछ समय पश्चात वो सदस्य हटते हैं तो उनको उनकी बचत वापस की जाती है। तो वो बचत वापसी का विवरण भी हमको इसके अंदर लिखना पड़ता है। वो भी अभी आपको उदाहरण देके मैं समझा दूंगी किस प्रकार से लिखता है। तो जैसे पहली बैठक अगर होती है हमारी, तो जैसे हमने मान लीजिए अगर पहली बैठक है तो हमारी नगद पृष्ठ संख्या होगी 1 नंबर और बचत प्राप्त हुई हमें 200 रुपये। तो पहली बैठक में हमारी कुल बचत हो गई 200 रुपये। इसी प्रकार अगर हमारी दूसरी बैठक होती है 12/4/2020 को, तो नगद पृष्ठ संख्या, बैठक प्रस्ताव नगद पुस्तक में एक ही पेज के अंदर लगभग हमारी 3 या 4 मीटिंग आ जाती है। तो बैठक प्रस्ताव संख्या होगी 1 नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या। उसके बाद में बचत प्राप्त हुई, इस बैठक में भी हमको 200 रुपये बचत प्राप्त हुई तो 200 रुपये हम लोग लिख देंगे। अब बचत वापसी हमने कोई भी सदस्य नहीं हटाया तो किसी का भी नहीं लिखा। इसके बाद में ये 200 रुपये और पिछली बार के 200 रुपये टोटल मिला के कितने हो गए 400 रुपये। यानी हमारी 2 बैठकों तक कुल बचत कितनी हो गई 400 रुपये। इसी प्रकार फिर अगली जो बैठक होगी हमारी, उसके अंदर भी हमें इस प्रकार से प्रविष्टि करनी है। जैसे अगली बैठक होती है हमारी 19/4/2020 को, तो पृष्ठ संख्या आ जाएगी वही। अगर पृष्ठ संख्या चेंज होती है अपने तो अपने को बदल के लिखनी है, नहीं होती अगर उसी पृष्ठ को दोबारा लिख रहे हैं तो वही पृष्ठ संख्या अपने को नगद पुस्तक की लिखनी है। उस बाद इस बैठक में भी हमारे आए 200 रुपये, इसमें भी हमने बचत वापस किसी को नहीं की तो टोटल कितनी बचत होगी हमारी 600 रुपये। लेकिन मान लीजिए हमारी जैसे 3-4 बैठकों के बाद में हमारी एक सदस्य कहती है कि भाई मैं तो इसमें समूह में नहीं रहना चाहती, वो किसी कारण से हट जाती है। तो जैसे अगली बैठक है हमारी ये वाली, अब इसमें हमने लिख दिया 3, नगद पृष्ठ संख्या हमारी बदल गई है। अब इस बैठक के अंदर हमारे आए हैं 180 रुपये। ठीक है, एक सदस्य कहती है मैं तो आज से समूह में नहीं आऊंगी और मैं इसमें बचत भी जमा नहीं कराऊंगी और मेरे समूह की जो बाकी जितनी बचत हुई है वो मुझे वापस चाहिए। ठीक है, तो एक सदस्य ने अपनी 60 रुपये बचत वापस ले ली, 3 बैठकों की बचत उसने वापस ले ली। तो अब यहाँ पे बचत कितनी रह जाएगी 180 में 60 कितनी है तो कितने बचे, सॉरी 600 में से 180 इसमें जोड़ के और उसमें घटा के लिखना है। तो 60 इसमें घटा दिया 120 ही हो गए और 600 ये हो गए। यहाँ पे कितने हो गए 720। यानी हमारे आज दिन तक की जो बचत हुई वो कितनी हुई है 720 रुपये। इस प्रकार से हमको इसके अंदर प्रविष्टि करनी है। चलो ये तो हुई सदस्य के हटने वाले की बात। ठीक है, इसी प्रकार से अगली बैठक अगर हमारी होती है 3/5/2020 को, तो हमारी जो बचत आती है, मान लीजिए यही सदस्य हट गई, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसकी जगह अगर कोई नई सदस्य जुड़ती है तो वो अपनी पूरी बचत एक साथ जमा के यहाँ पे जुड़ती है। यहाँ पर तो उस सदस्य ने जमा करवाया है यहाँ पर 60 रुपये तो पिछली बैठक होगा और इसका 80 रुपये तो ये, और टोटल आया अपने पास में यहाँ पर 240 रुपये। ठीक है, सदस्य नहीं जुड़ गए, 240 दी तो यार हम यहाँ पे टेस्ट लगा देंगे भाई किसी ने बचत वापस दी और वापस इस राशि को जोड़कर हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी हो गए 960 रुपये। मतलब जितनी बचत हमको प्राप्त होती है वो हमको इस राशि से इसके अंदर अपने को जोड़ते हुए चलना है। और अगर कोई सदस्य वापस लेता है तो उसको अपने को घटा के यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि किस बैठक में कितनी राशि प्राप्त हुई और अंत में वो राशि का कुल योग कितना हुआ है, इस चीज़ का हमें पता चलता है। तो अगर हमने ये जो यहाँ पे लिखा है, अगर ये प्रविष्टि हम नहीं करते हैं तो हमारी उपस्थिति पुस्तक और हमारे साधारण खाता बही का मेल नहीं होगा। और हमारी हिसाब किताब बराबर बैठने के लिए ज़रूरी है कि हमारी उपस्थिति पुस्तक और साधारण खाता बही जो ये बचत खाता है इसके अंदर ये दोनों बराबर ही चलने चाहिए। तो जो भी कोई सदस्य हटता है तो उसको हमें वहाँ से भी प्रविष्टि करनी चाहिए, उपस्थिति रजिस्टर में भी, और इस रजिस्टर के अंदर भी हमें उसकी प्रविष्टि पूरी करनी चाहिए। दोनों चीज़ों के अंदर इसको लिखना चाहिए, तभी हमारा दोनों पुस्तकें बराबर चलती हैं हमारी।
कि हमारे साधारण खाता बही का जो दूसरा नंबर का जो खाता होता है वो कौन सा होता है? सदस्यों को वितरित ऋण खाता। तो इस जानकारी को पढ़ने के लिए हमारे जिसमें कॉलम बने हुए होते हैं 6 प्रकार के कॉलम होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पहला जो कॉलम होता है वो होता है तिथि का, यानी कौन सी तारीख को हमारी बैठक हुई जिसमें हमने सदस्यों को ऋण दिया गया है। उसके बाद में नगद पुस्तक की पृष्ठ संख्या, जो नगद पुस्तक के अंदर हम इस दिए गए की ऋण की विवरण जो कौन से पृष्ठ संख्या पे लिख रहे हैं वही पृष्ठ संख्या अपने को यहाँ पर लिखनी है। और इस बैठक में वितरित ऋण की संख्या, यानी इस बैठक में हमने कितने सदस्यों को ऋण दिया है उन सदस्यों को ऋणों की संख्या हमको यहाँ पे लिखनी है। कुल वितरित ऋणों की संख्या, यानी आज दिन तक हमने कितनी बार ऋण दे दिया है। उसके बाद में आता है इस बैठक में वितरित ऋण की राशि, यानी इस बैठक के अंदर हमने कुल कितना ऋण राशि सबको सदस्यों को वितरित किया है। उसके बाद में यहाँ लास्ट वाले कॉलम के अंदर आता है कि आज दिन तक हमने कुल कितने रुपए उधार दे चुके हैं, यानी समूह द्वारा कितनी राशि उधार दी जा चुकी है। तो जैसे देखिए तिथि अपन डालते हैं यहाँ पर 5/4/2020 को। नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या में हमने लिखा है पेज नंबर 1 पर इसको। उसके बाद में आता है इस बैठक में वितरित ऋणों की संख्या। पहली बैठक में हमारे पास जो पैसे आए वो हमने सिर्फ एक ही सदस्य को दिया, तो ऋण की संख्या आ जाएगी 1। उसके बाद में पहली बैठक है तो एक सदस्य को दिया, तो एक ही कुल टोटल संख्या हमारे पास में आएगी कि हमने अब तक सिर्फ एक ही सदस्य को ऋण दिया है। इस बैठक में वितरित ऋण की राशि, जैसे मान लीजिए हमने इस बैठक में दिए हैं 200 रुपये उधार, तो कुल ऋण हम कितना दे चुके हैं अब तक? 200 रुपये। इसी प्रकार फिर अगली बैठक होगी, तो अगली बैठक की दिनांक हम यहाँ पे डालेंगे और अगली बैठक का जो कार्यवाही हमने इसका जो वितरित किया ऋण का जो विवरण है हमने नगद पुस्तक में कौन से पेज पे लिखा है, तो वही पृष्ठ संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो ये भी हमने पृष्ठ संख्या 1 पर ही इसका विवरण लिखा है। और उसके बाद में इस बैठक में भी हमने सिर्फ एक ही सदस्य को ऋण दिया है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1, यानी पिछली बैठक में भी 1 को दिया था तो कुल ऋण की संख्या हो गई थी 1। अब इस बैठक में भी एक ही सदस्य को दिया, तो यहाँ पे आ जाएगी ऋणों की संख्या 2, यानी पिछली बैठक का 1 और इस एक बैठक का 1 मिला के हो गए 2, यानी अब तक हमने 2 बार ऋण दे दिया गया है हमारे समूह के द्वारा। इस बैठक में वितरित की गई ऋण की राशि, इस बैठक में भी 200 रुपये का ऋण मंजूर किया गया है। अब हम देखते हैं कि आज दिन तक हमने कितना रुपया ऋण दे दिया, तो 200 पिछली बैठक का और 200 इस बैठक का, यानी अब तक हम कितना ऋण दे चुके हैं? 400 रुपये, यानी समूह द्वारा वितरित ऋण राशि आ जाएगी 400 रुपये। इसी प्रकार फिर अगली बैठक होती है। अगली बैठक में फिर से अगर हमारा समूह में लेन देन होता है, तो अगर वो जो वितरित किया गया ऋण है वो हमने उस पृष्ठ संख्या में किस पे लिखा है, तो ये भी हमने 1 पर ही लिखा है। और इसमें हमने ये पैसे दिए हैं 2 सदस्यों को, ठीक है, और इसमें हमारे ऋणों की संख्या हो जाएगी 4। पिछली बैठक तक हम 2 लोगों को दे चुके थे, इस बैठक में हमने 2 लोगों को दिया, तो ऋणों की संख्या हो गई है 4। यहाँ पर हमारा कुल योग चलेगा, यहाँ पर तो प्रत्येक बैठक में दिए गए ऋणों की संख्या लिखेंगे और यहाँ पर आएगा कि सारी बैठकों में मिलाकर हमने कितनी बार ऋण दे दिया है। तो हमारे 3 बैठकें होने तक हमने 4 बार ऋण दे दिया। अब हमने यहाँ पर दिया है 200 रुपये ही ऋण हमने यहाँ पर दिया है, लेकिन 2 लोगों को दिया है ये ऋण। तो अब हम कितना पैसा दे चुके हैं उधार? 400 तक पिछली बार दे चुके थे, 200 इस बैठक में दे दिया, यानी अब तक हम लोग 600 रुपये उधार दे चुके हैं, यानी समूह द्वारा कुल वितरित ऋण राशि कितनी हो गई? 600 रुपये। इसी प्रकार फिर अगली जो बैठक होगी उसके अंदर जो ऋण वितरित होगा वो हमारी संख्या आ जाएगी नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या 3, यानी हमारा पेज बदल जाएगा इस बार। इस बैठक में वितरित किए गए ऋण की संख्या, अब इस बैठक में 200 रुपये आए, किसी एक ही सदस्य ने मांगा तो एक ही सदस्य को पैसा दिया गया, तो कुल ऋणों की संख्या कितनी होगी? 4 यहाँ तक हो गई थी और 1 इस बैठक में दे दिया, तो कुल कितने हो गए? 5, यानी अब तक हमारी बैठकों में 5 बार ऋण दिया जा चुका है। इसमें भी यहाँ पे भी दिया गया है 200 रुपये, तो कुल मिला के हमारे द्वारा समूह के द्वारा कितना पैसा दिया जा चुका है? 800 रुपये। 600 पिछली बार तक का, 200 इस बैठक का मिला के हो गए हैं 800 रुपये, यानी समूह द्वारा कुल वितरित ऋण राशि कितनी हो गई? 800 रुपये। इसी प्रकार 3/5/2020 ये भी हमने बैठक लिखी है, पेज नंबर 3 पर ही इस राशि को लिखा गया है। और इस बैठक में हमने दिया है 2 सदस्यों को,
इसी प्रकार इस ऋणों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 7 और यहाँ पर हमने दिए हैं 400 रुपये। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे ये 1200 रुपये। यानी हमारे समूह द्वारा आज दिन तक कुल ऋण कितना दिया जा चुका है 1200 रुपये। तो इस प्रकार ये जो इस खाते को लिखने से हमें ये पता चलता है कि हमें किस बैठक में कितनी राशि प्राप्त हुई और आज दिन तक हमारे द्वारा कितना पैसा उधार दिया जा चुका है और कितनी बार हम ये ऋण दे चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस पुस्तक से पता चल जाती हैं। इसको सब चीज़ों को लिखने से फ़ायदा ये होता है कि कभी हमें देखना पड़े कि जब हम हमारा जो तलपट तैयार करते हैं, प्राप्ति भुगतान का विवरण तैयार करते हैं, तो हमें ये जानकारी होती है कि हमारे सदस्यों के पास आज दिन तक हम कितना ऋण दे चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो साधारण खाता बही का तीसरे नंबर का खाता होता है सदस्यों द्वारा जमा ऋण, यानी सदस्य द्वारा जो अपना लिया गया ऋण वापस लौटाया जाता है उसका विवरण हम इस खाते में लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें होते हैं 4 कॉलम, तिथि, नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या और इस बैठक में जमा राशि और प्रारंभ से लेकर आज दिन तक कुल कितनी राशि जमा हो चुकी है। तो जैसे हमने पहले लिखा था बिल्कुल वैसे लिखना है। हमारी जिस बैठक में जो किस्तें वापस जमा करी सदस्यों ने वही तारीख अपने को यहाँ पे डालनी है। जैसे कि हमने लिखा 3/5/2020। मान लीजिए सदस्यों ने यहाँ से किस्त जमा चालू इस बैठक में आई, तो इस ये जो किस्त प्राप्ति हुई है वो हमने कौन से पेज नंबर पे लिखी है। तो ये आ जाएगी हमारे पृष्ठ संख्या 3। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, आपको वही पृष्ठ संख्या लिखनी है जिस पे आपने ये राशि लिखी गई है। मेरे यहाँ पे उदाहरण में कुछ भी बोल रही हूँ, लेकिन आपको वही राशि लिखनी है, वही संख्या लिखनी है, पृष्ठ संख्या जहाँ पे आपने उसकी प्रविष्टि की है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा पेज नंबर 3, यानी सदस्यों द्वारा जो किस्तें जमा कराई जो प्राप्ति की तरफ लिखी जाएगी वही राशि अपने यहाँ पे लिखी जाएगी। तो आगे पेज संख्या 3, इस बैठक में जमा राशि, यानी इस बैठक में कितनी किस्त वापस आई। तो आपकी जिस बैठक में सदस्यों ने किस्तें देना चालू किया वहीं से अपने को यहाँ पे वो शुरुआत अपने को करनी है और वही दिनांक अपने को यहाँ पर डालनी है। मान लीजिए इस बैठक में सदस्यों ने जमा करवाए 200 रुपये, तो आज दिन तक हमारे समूह में कितना पैसा वापस आ चुका है 200 रुपये। इसी प्रकार फिर जैसे अगली बैठक हुई तो वो आई 10/5/2020 को। अब ये राशि जो हमने प्राप्त हुई वो कौन से पेज पे लिखी, मान लीजिए हमने लिखा है ये पृष्ठ संख्या 3 पर। अब इस बैठक में भी हमारे पास सदस्यों ने जो किस्त जमा करवाई वो जमा करवाई है 200 रुपये। तो अब तक हमारे समूह में कितना पैसा वापस आ गया, 200 पिछली बार का और 200 इस बार का, कुल मिलाकर कितना पैसा वापस आ चुका है सदस्यों से हमारे पास में 400 रुपये। इसी प्रकार फिर अगली बैठक होगी तो अगली बैठक में जो राशि प्राप्त होगी वो भी हमको इसी प्रकार से लिखनी है। ये मान लीजिए हमने लिखा है पेज नंबर 3 पर, तो यहाँ पर भी हमको प्राप्त हुए हैं 200 रुपये। तो यहाँ पर कुल कितना पैसा आ चुका है हमारे पास, 400 पिछली बार तक आ चुके थे, 200 इस बैठक में आ गए, तो कुल कितना पैसा आ चुका है हमारे पास में 600 रुपये। इसी प्रकार के हमें यहाँ पर अंतिम शेष का, हमें अंतिम राशि का टोटल पता चल जाता है, जिसे हमें अलग अलग टुकड़ों में योग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस पुस्तक को लिखने से यही फायदा होता है कि हमें बार बार कैलकुलेट करके जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसका अंतिम योग हमें यहीं पर पता चल जाता है। तो इस पुस्तक को इस प्रकार से हमें लिखना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारी साधारण खाता बही का जो खाता नंबर 4 है, अन्य संस्थाओं से सहायता। यानी हमारी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो बैंक हो सकता है, चाहे हमारा ग्राम संगठन हो सकता है, चाहे राजीविका द्वारा कोई सहायता प्राप्त की दी जाए हमारे को, या फिर अन्य जो कोई भी संस्था है, हमारे NGO वगैरह चलते हैं, कहीं से भी अगर किसी भी संस्था के द्वारा हमारे को पैसा दिया जाता है तो हमें उस संस्था का नाम लिखना है। जैसे अगर हमारे ग्राम संगठन से दिया जाए तो हमारे ग्राम संगठन का नाम डाल सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे उन्नति ग्राम संगठन। अगर यही पैसा अगर तो इसका अलग खाता बन जाएगा। और इसके अलावा फिर अगर हमें किसी और संस्था से मिलता है तो दूसरे पेज में हम नया खाता बना देंगे उसका, जैसे हमने लिख दिया ICICI बैंक से। इस प्रकार हर संस्था का अलग पेज पर हमको खाता बनाना है, जिससे हम उसका अलग अलग विवरण लिख सकें। तो अलग अलग पेज पे अलग अलग खाते बनाने हैं और उसी खाते में उसकी हमको प्रविष्टि करनी है।
जैसे मान लीजिए ICICI बैंक से अगर लोन प्राप्त हुआ है या किसी और अन्य बैंक से लोन प्राप्त हुआ तो उस संस्था का अपने को यहाँ पे नाम लिखना है। ग्राम संगठन से प्राप्त हुआ तो ग्राम संगठन का नाम डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा ICICI बैंक से, तो कौन सी तारीख को हमें बैंक से जो ऋण प्राप्त हुआ है वो तिथि अपने को यहाँ पर लिखनी है। इसमें होते हैं कुल 5 कॉलम होते हैं। वही दिनांक लिखनी है जब हमको पैसा प्राप्त हुआ है। और इस प्राप्त बैंक से प्राप्त राशि को हमने नगद पुस्तक संख्या में कौन से पेज पर लिखा है, ये राशि लिखी जाएगी प्राप्त के साइड में। जो प्राप्त के साइड में जो पेज संख्या होगी वही अपने को यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद में कुल राशि कितनी प्राप्त हुई है अपने को, उसमें से हमने उस बैंक को वापस कितना कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा कुल भुगतान में। उसके बाद में अब शेष राशि यानी अब हमको कितना पैसा उस बैंक को वापस देना रह गया है, वो इसकी प्रविष्टि इस प्रकार से इसमें की जाती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है 6/5/2019। अब हमने इसको लिखा है पेज नंबर 15 पे। ये उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ। मान लीजिए आप इसमें जो संख्या अपने वहाँ लिखी हुई है वही अपने को यहाँ पे लिखना है। इस बात का विशेष तौर पे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए 6 मई को 2019 को बैंक से लोन मिला है और ICICI बैंक से मिला है। कुल राशि मिली हमारे को 1 लाख रुपए। ठीक है, अब हम इस बैंक के अंदर हमको कितना दे, तो सबसे पहले जिस दिन मिला उस दिन तो हमारी कुल राशि कितनी होगी, हमारी 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर हमने कुछ भुगतान थोड़ी किया, यहाँ पे तो अपने को मिला था, इसलिए इस डेट में जो हमको मिला था तो यहाँ पे हम भुगतान की तिथि जो राशि है वो यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ डैश लगा के हम लोग लिख देंगे कुल राशि कितनी होगी हमारी 1 लाख रुपए। फिर जब हमारी 1 महीने बाद में हमने इस बैंक की किस्त वापस करी तो वही दिनांक अपने को यहाँ पर डालनी है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 4/6/2019 को, यानी 1 महीने बाद में हमने इस बैंक की किस्त जमा करवाई। तो हमने इस पेज को कौन से नंबर पेज पे लिखा है, हमने लिखा है इसको 17 नंबर पेज पे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमने इसको 17 नंबर पेज पे लिखा है। तो अब हमने इस बैंक में से मिला कितना था वो तो एक ही बार प्रविष्टि आएगी, क्योंकि बार बार तो हमको मिल नहीं रहा है। एक बार मिल गया, इसको छोड़ दिए, यहाँ लगा दीजिए देश, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, भुगतान। अगर प्राप्त होता है पैसा तो हम इधर जोड़ते जाएंगे और भुगतान करते हैं तो इधर घटाते जाएंगे इसको। तो हमने यहाँ जमा करवाए 5,000 रुपये बैंक के अंदर जमा करवा दिए, असल के अंदर से हमने जमा करवाए। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान में रखना है, बैंक में जो किस्त जाती है अपने असल और ब्याज दोनों मिलके जाती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या घटाना है, मात्र असल को, क्योंकि ब्याज का विवरण तो हमको अलग खाते में लिखना होता है। तो हमको असल भी जो हमने मूल राशि लौटाई है वही अपने को हमारे मूलधन में से घटाना है। तो अब यहाँ पे कितने रहेंगे, 95,000। इसी प्रकार फिर अगले महीने में हमने राशि जमा कराई 4/7/2019 को। पेज नंबर हमने लिखा है इसको 19 पे। अब फिर हमको कोई राशि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि बार बार नहीं प्राप्त होगी, ये राशि सिर्फ हमें एक बार प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद में इसमें डैश लगाएंगे और जो राशि हम भुगतान कर रहे हैं वही राशि अपने को यहाँ भुगतान में लिखना होगा। अब कितने रह गए हमारे पास बैंक को लौटाना, 90,000 रुपये। इस प्रकार से हमारे को इस राशि का विवरण इसके अंदर लिखना होता है। यहाँ पर सिर्फ मूल राशि है वही अपने को घटानी है, ब्याज को जोड़ के इसमें से अपने को नहीं घटाना है। अगर आप लोग ब्याज को जोड़ करते हो तो या फिर अपने यहाँ पे ब्याज समय जोड़ के टोटल राशि लिखिए, वरना ब्याज का हिसाब किताब बिल्कुल अलग से ही लिखिए, क्योंकि हमने एक व्यय खाता भी तैयार किया है जिसमें ब्याज का भुगतान अलग से लिखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ असल का ही विवरण चलेगा, चाहे वो ग्राम संगठन का हो, चाहे फिर वो बैंक का हो, चाहे फिर किसी अन्य संस्था का हो। यहाँ पर सिर्फ मूल राशि में से जो वापस लौटाया है वही अपने को यहाँ पर लिखना है। अगर किसी महीने में कुछ भी नहीं लौटाया है तो अपने को कुछ भी नहीं लिखना है। अगर इस बीच मान लीजिए अगर बैंक से हमने अप्लाई किया और हमें और ऋण की आवश्यकता है, अगर बैंक ने हमें फिर से दोबारा दे दिया है, मान लीजिए 6 महीने बाद में अगर वापस बैंक हमको लौटा देता है, तो फिर वो 6 महीने बाद की जो डेट है अपन वो वापस यहाँ पे डालेंगे जिस दिन पैसा आया है, फिर हम प्राप्ति में उसको दिखाएंगे और जो पहले का जो बचा हुआ है वो टोटल करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, हालांकि बैंक इतनी जल्दी देता नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 4/8/2019 यहाँ पर रहेंगे 85,000। अब मान लीजिए कुछ समय बाद में हो सकता है अपने बैंक से रिक्वेस्ट की हो या हमारा सीसी लोन हो, अगर हमसे दोबारा पैसा अगर हमको मिला हो इसमें, तो अगर जब भी हमको मिलता है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे डेट डालते हैं हम लोग
4/9/2019। इसको हमने लिखा है 22 नंबर पेज पे। अब हमको 50,000 का लोन और मिल गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50,000। भुगतान भी अगर इस महीने में हमने किया है पिछले वाले लोन का तो ये भी आ जाएगा। इस महीने में हमने भुगतान भी किया है और लोन का पैसा हमको और भी मिल गया है, तो 85,000 के अंदर पहले 50,000 जुड़ जाएंगे, यानी कितना हो गया 1,35,000 हाँ 1,35,000 हो गया। 1,35,000 में से ये घटा दीजिए इसके अंदर, तो ये हो गया 1,30,000। यहाँ पे आ जाएगा 1,30,000। पहले जो था टोटल उसमें से मिला हुआ जोड़ करना है अपने को, और फिर आज जो जमा कराया है वो घटाना है। टोटल राशि कितनी होगी, यानी अब अपने कितना लोन हो गया समूह के ऊपर 1,30,000 रुपये। आप इस तरह से अगर एक ही बैंक का चलता है तो अपन इस तरह से ऐड कर सकते हैं, या फिर साल भर बाद में अगर ये लोन पूरा खत्म होने के बाद फिर हमको मिलता है तो फिर हम इसका अलग पेज पे विवरण इसका तैयार कर सकते हैं, या फिर बीच में मिला है तो वापस इसी को ऐड कर सकते हैं। दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें भी साथ में भी लिख सकते हैं और हम अलग पेज पे भी इसको लिख सकते हैं। अगर आप अलग पेज पे लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा इसका। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो साधारण खाता वही है उसका 5वें नंबर का खाता कौन सा है और उसकी प्रविष्टि हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो 5वें नंबर का जो खाता है हमारा वो है बैंक लेन देन। तो बैंक लेन देन का जो खाते की प्रविष्टि होती है इसमें 5 कॉलम होते हैं। पहले में वही दिनांक वाला कॉलम होता है, उसके बाद नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या, उसके बाद बैंक में जमा राशि, उसके बाद बैंक से निकाली गई राशि और बैंक में कितनी राशि शेष रह गई है। तो बिल्कुल वैसे ही लिखना है कि जब हमने बैंक से पैसा निकाला हो या जमा करवाया गया हो जिस बैठक में, वही दिनांक हमको यहाँ पर डालनी है, अन्यथा हमको इसमें कोई प्रविष्टि नहीं करनी होती है। तो सबसे पहला जब हम प्रविष्टि करने का होता है तो जब बैंक में हमारा पहली बार खाता खुलता है तो जिस मीटिंग के अंदर हम खाता खुलवाने की चर्चा करते हैं या खाता खुलवाने के लिए पैसा निकालते हैं तो सबसे पहले वही दिनांक इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे बैठक का जो शुरुआत है अपन, जैसे मान लीजिए 5वें नंबर की बैठक है, जब भी कभी हमने बैठक करी हो, पहली बैठक या दूसरी बैठक या 5वीं बैठक, तो वो दिनांक हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मान लीजिए 2/3/2018 यानी हमारा समूह बना था तब। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल की डेट है। आपका समूह के जिस बैठक के खाते में बैठक के दिन आपने खाता खुलवाने के लिए पैसा निकाला हो, अपने को वही दिनांक यहाँ पर लिखनी है। भले ही खाता भले 2 दिन बाद में खुला हो, खाते की दिनांक कोई भी हो, लेकिन हमने जिस दिनांक को पैसा निकाल दिया हमारे समूह की बैठक से, हम वही दिनांक यहाँ पर लिखेंगे। और वही पुस्तक बैठक नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या जहाँ पे हमने दिखाया है। तो बैंक में जमा राशि हम लोग भुगतान की तरफ दिखाते हैं, तो भुगतान की तरफ जो नगद पृष्ठ संख्या होगी वही अपने को यहाँ पर पे लिखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डाल देती हूँ यहाँ पर 10। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे लिख रही हूँ, आपके वहाँ जो लिखी है वही आपको लिखनी है। उसके बाद में आ जाएगा बैंक में जमा राशि। मान लीजिए हमने 500 रुपये से खाता खुलवाया तो शुरुआत में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 500। अगर आपने 1000 से खुलवाया है तो आपको लिखना है यहाँ पे 1000, या फिर आपने 0 बैलेंस में खुलवाया है तो आप कुछ भी मत लिखिए, खाता खुलने का उस पर अपने कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपन ने जब जिस तारीख को जो पैसा जमा करवाया है वही दिनांक लिखनी है और उतनी ही राशि हमको यहाँ पर लिखनी है। अब जिस दिन करवाया उस दिन कुछ भी नहीं, इस दिनांक में हमने सिर्फ पैसा जमा करवाया है, इस दिन अपन ने कुछ भी निकाला नहीं है, तो अपन यहाँ पे लगा देंगे डेश। कुल राशि कितनी हो गई खाते में 500 रुपये। इसी प्रकार मान लीजिए फिर कभी हमने 1-1.5-2 महीने बाद में जब भी मान लीजिए 10/5/2018 को हमने लिखा है, यहाँ पे पेज संख्या डाल दीजिए, अनुमानित तौर पर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 15। उसके बाद में हमने यहाँ खाते में जमा करवाए हैं 2000 रुपये, ठीक है, निकाले हमने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 500 हमने पहले जमा करवाए, 2000 हम अब जमा करवा रहे, तो खाते में कितना पैसा हो गया 2500 रुपये, ठीक है। अब हमको पैसे की जरूरत पड़ी कभी भी निकालने की, जिस मीटिंग में हमने पैसे निकाले वो मीटिंग की हम डेट यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मान लीजिए हमने निकाले 15/5/2018 को, और ये राशि तो अपन ने भुगतान में लिखी क्योंकि जो बैंक में जमा करवाते हैं वो राशि वो आती है भुगतान की तरफ, और जो हम पैसा निकालते हैं वो राशि आती है प्राप्ति की तरफ। तो प्राप्त वाली जो नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या आएगी वो अपने को यहाँ पर लिखनी है। तो ये आ जाएगी अपने पेज नंबर 14 पे, ठीक है।
तो ये हमने डाल दिया। अब हमने बैंक में से जमा कुछ भी नहीं करवाया, इस बैठक के अंदर हमने मात्र निकाला है। तो निकालने वाली राशि हमने आगे लिख दी यहाँ पे 1000 रुपये। ठीक है, तो इस 2500 में से हमने 1000 निकाल लिया, तो कितने रुपए शेष रह गए बैंक के अंदर? 1500 रुपये। इस प्रकार हमारे द्वारा जब भी बैंक से निकाला जाए या जमा करवाया जाए, निकालने के दिनांक हो तो निकालने की, जमा करने के दिनांक हो तो जमा करने की। और अगर इसी डेट को हमने निकाला भी है और हमने जमा भी किया है, जैसे हमने पहले लिख दिया हमने निकाला है, और इसी बैठक को फिर वापस हमने जमा करवाने के लिए भी कहा है, तो फिर से ये डेट अपन डाल सकते हैं। अब वो आ जाएगा पेज नंबर 15 पे। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे आपको जो लिखना है वो आपको इसमें लिखना है। अब यहाँ पे हमने कहा कि वापस अपने को इसमें 300 रुपये जमा करवाने हैं। ठीक है, 300 बैंक में जमा करवाने के लिए दिए, निकालने का अपने प्रविष्टि पहले दिखाई दी इसके अंदर। अब यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे कितने हो गए वापस से 1800 रुपये। इस प्रकार से अपने को इसमें बैंक में प्रविष्टि करनी होती है। इस प्रविष्टि के करने से फायदा ये होता है कि कभी कभार जैसे अपनी बैंक डायरी में एंट्री नहीं हो पाती है, कभी समय पे बैंक डायरी नहीं मिलती है, तो हमारे द्वारा लिखे हुए रजिस्टर से हमको ये पता चल जाता है कि हमारे खाते के अंदर इस वक्त कितना पैसा है। और जब कभी हमें बैंक से ब्याज प्राप्त होता है तो बैंक से प्राप्त ब्याज राशि को भी हमें प्राप्त में दिखाना है। कौन सी तारीख को प्राप्त हुआ है वो तारीख डालेंगे, कौन सी तारीख को कितना ब्याज प्राप्त हुआ है वो राशि हम डालेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे उसको ब्याज को भी टोटल में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। और अगर बैंक चार्जेस करते हैं तो वो आ जाएंगे निकली हुई राशि के अंदर यहाँ पे। तो जैसे ब्याज प्राप्त हुआ अपने को यहाँ डाल देते हैं हम लोग, जैसे 18/5/2018। अब हम लिख रहे हैं यहाँ ब्याज की प्राप्त राशि। ठीक है, यहाँ पे जमा के अंदर, क्योंकि बैंक में जमा हो गई है, हमको प्राप्त हुई है समूह के अंदर, तो वो प्राप्त की तरफ दिखाई जाती है क्योंकि ब्याज हमको प्राप्त हुआ है। तो वो प्राप्त वाले जो पेज संख्या होगी वही अपने को इसके अंदर लिखना है, यानी यहाँ पर, या जो भी पेज संख्या होगी वो आपको लिखनी है यहाँ पर। तो ब्याज प्राप्त हुआ अपने को कितना हुआ है, मान लीजिए 500 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए हैं, तो बैंक में जमा राशि आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक से निकाल के इसमें डैश आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल इसके अंदर हो जाएगा 1805 रुपये। इसी प्रकार अगर बैंक से कोई चार्ज करता है तो वो अपन दिखा लेंगे बैंक से निकली हुई राशि की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से बैंक डायरी की तरह ही काम करती है। हालांकि अपने जो चार्जेस वगैरह लगते हैं उसका खाता हम बैंक खाते की तरफ अलग से बनाते हैं, और बैंक से जो ब्याज प्राप्त होता है उसकी तरफ हम अलग से लगाते हैं। तो अगर आप चार्जेस का और बैंक ब्याज का इसमें एंट्री नहीं भी करते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बैंक खाते में अभी इस वक्त कितना पैसा शेष है। तो इस प्रकार से इसकी प्रविष्टि यहाँ पे की जाती है। अब हम देखते हैं हमारे साधारण खाता बही का जो 6वां नंबर का खाता होता है, आय खाता, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आय में हमारे 4 प्रकार के खाते होते हैं। तो हमारी जो साधारण खाता बही है उसमें हर पेज के आपको सिर्फ ऐसे ही कॉलम बने हुए दिखेंगे। हमको अपने हिसाब से पेज रखने हैं और उन पे अलग अलग खातों का नाम लिखना है। जैसे किसी पेज पे हम डाल देंगे हमारे सदस्यों से प्राप्त ऋण ब्याज का, फिर दंड का खाता, उसके बाद में अन्य आय का, या फिर हमारे जो भी अपने खाते बनाने हैं अपने को उनका नाम अलग अलग पेज पे लिख के अपने को खाते बनाने हैं। कुछ 2-4 पेज, 2-3 पेज छोड़ के 2-3 पेज जैसे ब्याज के लिए 2-3 पेज दंड के लिए, जिस मद से हमको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है या बार बार पैसा आता है उसके लिए हमको अधिक पेज रखने हैं। तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए हमने खाता बना दिया ऋण पर प्राप्त ब्याज, तो यहाँ पर अपने को खाता बनाना पड़ेगा ऋण पर प्राप्त ब्याज। इस प्रकार से एक खाता बना करके हमको उस प्रकार से उसकी प्रविष्टि करनी है। तो इस खाते में हम सिर्फ ब्याज की प्राप्ति ही दिखाएंगे, दंड और फिर किसी अन्य आय की या बैंक से प्राप्त ब्याज की इसमें प्रविष्टि नहीं करेंगे। उसके लिए हमें अलग से खाता बनाना पड़ेगा अलग पेज के ऊपर। तो जैसे ऋण पर प्राप्त ब्याज, तो जिस बैठक में किस्त आई है हमारी और हमने उसको सदस्यों द्वारा जमा ऋण खाते में दिखाया गया है, वही तारीख यहाँ पर भी आएगी। जैसे हमने पहले दिखाया सदस्यों ने जो जमा किस्त करवाई वो तारीख हमने यहाँ पे दिखाई है, तो इस प्रकार वही तारीख यहाँ डलेगी। और उसके बाद में किस्त के साथ में टोटल ब्याज कितना है वो अपने को यहाँ पे दिखाना है। जैसे मान लीजिए हमने तारीख दिखाई है 3
5/2020, ठीक है। ये अनुमानित डेट है, इसमें आप लोग मत देखिएगा, आपको वही तारीख डालनी है यहाँ पर जिस दिन से आपके पास पहली किस्त आना शुरू हुई है, और उस किस्त के साथ में जो ब्याज आया है वही राशि अपने को यहाँ लिखनी है। तो यहाँ पे आ जाएगी नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या। नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या हम लिख रहे हैं प्राप्त की राशि, यानी ब्याज तो हमको प्राप्त होता है ना, तो प्राप्त की तरफ जो हमने ब्याज लिखा है, जिस पेज पे लिखा है नगद पुस्तक में, वही पृष्ठ संख्या अपने को यहाँ पर डालनी है। मैं अनुमानित तौर पे डाल रही हूँ यहाँ पे 3 या 4 जो भी अपना यहाँ पे डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 1 नंबर ने मैंने लिखा है यहाँ पे। अब आप देखिए कि बैठक में जमा की गई राशि, मान लीजिए यहाँ बैठक में ब्याज आया है 4 रुपये, तो यहाँ पे टोटल ब्याज कितना आ गया है 4 रुपये। इसी प्रकार फिर अगली बैठक में हमारे पास किस्त आई, इसे मान लीजिए 10/5/2019, इसको भी हमने नगद पुस्तक में उसी एक पेज में हमने 2 बैठकें लिखी हैं, तो ये बैठक उस पेज पे आ गई, तो ये बैठक भी उसी पेज पे आ गई। अगर आपने अलग पेज पे लिखी है तो आप अलग पेज की संख्या यहाँ पर लिखिएगा। इस बैठक में जमा की गई राशि मान लीजिए फिर से 4 रुपये ब्याज हमको प्राप्त हुआ है, तो इसका और इसका योग लगा कितना हो गया है 8 रुपये, यानी आज तक हमारे पास कुल ब्याज कितना आ गया है 8 रुपये। इसी प्रकार जिस तारीख को हमें जितना ब्याज प्राप्त होता है उतना ही अपने को यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर हुआ 8 रुपये, तो ये हो गए हैं 16 रुपये। इसी प्रकार से हमें जैसे बाकी खाते लिखे हैं, यहाँ पर हमें इस संख्या का योग लगाते हुए चलना है, जिससे हमें अंत में ये पता चल जाए कि आज दिन तक हमारे समूह में कुल टोटल ब्याज कितना आ चुका है। और जिस बैठक के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं आया हो, ना किस्त आई हो, ना ब्याज आई, तो वो तिथि अपने को यहाँ पर नहीं डालनी है। ज़रूरी नहीं है कि हर बैठक में किस्त और ब्याज आता हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि किस्तें नहीं आती है, ओनली ब्याज आता है, तो उस बैठक की दिनांक अपने को यहाँ डालनी है और ब्याज की प्रविष्टि हमको यहाँ पर करनी है। ऐसा नहीं है कि किस्त आई हो तो वही दिनांक अपन डालें और ब्याज नहीं आया हो तो तो वो अपन नहीं डालें। अगर सिर्फ ब्याज आया है तो भी उस बैठक की दिनांक हमको इसमें डालनी है और ब्याज की प्रविष्टि हमको यहाँ पर करनी है। जैसे मान लीजिए 25/24/5/2019 यह आया है पेज नंबर 3, और बैठक संख्या में इसमें ब्याज अपने को प्राप्त हुआ है 10 रुपये, तो यहाँ पे हो गए हैं 26 रुपये। इस प्रकार से हमको टोटल का योग करते हुए अपने को यहाँ पे लिखना है। तो ये है हमारा आय खाता। बस ध्यान में रखना है कि ये तो हमारा ऋण खाता है। इसी प्रकार खाते का नाम बदल के हम दूसरा खाता लिख सकते हैं, जैसे दंड खाता। तो दंड खाते में भी हमको बिल्कुल ऐसे ही प्रविष्टि करनी होती है। जिस बैठक में दंड आया हो उस बैठक की दिनांक डालिए, और जिस बैठक में दंड नहीं आया हो तो उस बैठक की दिनांक मत डालिए और वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर बैठक की दिनांक हम दंड खाते में लिखें। तो दंड खाते में अपने को सबसे ज़्यादा कम चलता है क्योंकि हर बैठक में दंड नहीं आता है। तो इसी प्रकार ये तो ऋण का खाता हो गया, इस बार दंड खाता हम अलग से बना सकते हैं और इसी प्रकार प्रविष्टि करनी है। जिस पेज पे हमने नगद पुस्तक में अपने दंड की एंट्री करी है वही प्रविष्टि यहाँ पे पेज संख्या यहाँ लिखनी है, और जितनी राशि दंड की हमको प्राप्त होती है वो दंड में यहाँ लिखना है और उसका टोटल योग इसी प्रकार से अपने को करना है। इसी प्रकार से हम अन्य आय का खाता बना सकते हैं। इसी प्रकार हम बैंक से प्राप्त राशि का भी खाता बना सकते हैं। तो बैंक से जब जब हमको ब्याज प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा बैंक शेष पर प्राप्त ब्याज। अब बैंक शेष पर ब्याज हमको हर महीने नहीं मिलता है, ना कोई हर सप्ताह मिलता है, या तो साल में 2 बार या 3 बार अपने को उसमें ब्याज मिलता है, या जब जब मिलता है ब्याज अपने को वही तारीख अपने को वहाँ डालनी है और इस प्रकार के एंट्री उसकी करनी है। जैसे मान लीजिए 2/3/2020। उसके बाद में ब्याज, बैंक का जो ब्याज होता है वो भी प्राप्ति की तरफ ही आता है, तो प्राप्ति वाली पेज संख्या अपने को यहाँ पे लिखनी है और बैठक में बैंक से कितना ब्याज प्राप्त हुआ है वो राशि अपने को यहाँ पर लिख देनी। जैसे 5 रुपये प्राप्त हुए हैं तो 5 रुपये। इसी प्रकार फिर उसके बाद में जब भी अपने को ब्याज मिलता है वही तारीख डालिए, अन्यथा अपने को इसमें कुछ भी प्रविष्टि नहीं करनी है। तीसरे महीने मिल गया, उसके बाद जब भी अपने को ब्याज मिलता है, जैसे 6वें महीने में, 9वें महीने में या फिर 12वें महीने में, वही तिथि अपने को यहाँ डालनी है। जैसे मिला 2020 को 25 रुपये, तो यहाँ हो जाएंगे 30 रुपये। इस प्रकार से अपने को प्रविष्टि करनी है। सभी बैठकों का विवरण इसमें अपने को नहीं लिखना है।
अब देखते हैं हम हमारे साधारण खाता बही का 7वां नंबर का खाता, जो है व्यय खाता। जैसे कि हमने अभी अपना आय खाता देखा, जिसे आय खाते में अपने 4 कॉलम होते हैं, वैसे ही व्यय खाते में भी 4 ही कॉलम होते हैं। पहला तिथि का, दूसरा नगद पृष्ठ संख्या, तीसरा बैठक में खर्च की गई राशि, और चौथा है अब से लेकर प्रारंभ से लेकर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है। जैसा कि हमने पहले बताया आय खाते में आपको कि आय खाते 4 प्रकार के हमने बताए हुए कौन कौन से मद से अपने को आय होती है। इसी प्रकार मैंने आपको व्यय के खाते भी बताए हैं कि कौन कौन से खातों पर मदों के ऊपर अपन खर्च करते हैं। तो इसमें भी हमको प्रत्येक मद का अलग पेज पे अलग अपने को खाता बनाना होता है। जैसे पुस्तक संचालक के मद के लिए हमको अलग खाता बनाना पड़ेगा, वीओ में जो ब्याज भुगतान करते हैं उसके लिए हमको अलग पेज पे बनाना पड़ेगा, बैंक को जो ब्याज भुगतान करते हैं उसके लिए हमको अलग खाता बनाना पड़ेगा। तो जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे बना लिया पुस्तक संचालक का मानदेय। ये हमारा अलग से खाता हमने बना लिया। तो इस खाते में सिर्फ हम पुस्तक संचालक का मानदेय ही लिखेंगे, बाकी अन्य जो खर्च होगा वो हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे। तो जिस बैठक के अंदर पुस्तक संचालक को मानदेय जितना दिया गया हो वो ही हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लीजिए 2/4/2020 को, अब यहाँ पे पुस्तक संख्या जो पृष्ठ संख्या आएगी वो आएगी भुगतान की, क्योंकि जो पुस्तक संचालक को जो मानदेय हम लोग देते हैं वो किधर लिखते हैं हम लोग भुगतान में, क्योंकि ये पैसा दिया गया है ना कि हमको प्राप्त हुआ है। तो भुगतान की तरफ की जो पृष्ठ संख्या होगी वही अपनी यहाँ पर भी आएगी। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर लिख देती हूँ यहाँ पे 4। और बैठक में खर्च की गई राशि, पुस्तक संचालक को हमने जो मानदेय दिया है इस बैठक के अंदर वही राशि अपने को यहाँ लिखनी है। मान लीजिए हमने दिए उसको 100 रुपये, तो अब तक कितना दे दिया हमने उसको 100 रुपये। यहाँ पर आ जाएगा इसका कुल योग। अब आता है जैसे फिर अगले महीने में उसको मानदेय देंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2/5/2020। अब ये जो संख्या ये राशि हमने कौन से पेज पे लिखी है वही अपने को यहाँ पर लिखनी है। मान लीजिए हमने लिखा है ये पेज नंबर 6 पर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने पेज नंबर 6। उसके बाद में आ जाएगा बैठक में खर्च की गई राशि, यानी इस बैठक में हमने पुस्तक संचालक को कितना मानदेय दिया। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर भी इनको 100 रुपये दिए, तो अब तक हमने कितना दे दिया इनको 200 रुपये। 100 यहाँ हो गए थे, 100 इस बैठक के मिलाकर अब तक कितना दे चुके हैं हम इनको 200 रुपये। इस प्रकार हमको यहाँ इसका कुल योग पता चल जाएगा। जब भी हम साल भर बाद में या 6 महीने बाद में कभी भी हम देखेंगे तो हमको इसका टोटल अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका टोटल हमें यहीं अंत में ही पता चल जाएगा कि आज दिन तक हम पुस्तक संचालक का मानदेय कितना दे चुके हैं। इसी प्रकार हम अलग से खाता बना सकते हैं वीओ को भुगतान किया गया ब्याज का, कि कौन सी बैठक को हमने कितना ब्याज भुगतान किया है। तो सेम बिल्कुल यही कॉलम होगा उसमें, बस हमको अब इसके लिए हम 3-4 पेज छोड़ सकते हैं। फिर 3-4 पेज छोड़ के फिर उसके बाद में हम वीओ को भुगतान किए गए ब्याज का भी खाता बना सकते हैं। फिर उसके अंदर हम उसी का विवरण लिखना है। इस प्रकार हमको सभी मदों का अलग अलग खाता बनाना पड़ेगा अलग अलग पेज पे, और सेम उनकी सारणी बिल्कुल ऐसी ही होगी। जिस बैठक में जितना पैसा खर्च किया गया है उतनी राशि लिखनी है और उसका कुल योग यहाँ पे लगाना है। तो ये हो गई हमारी साधारण खाता बही के 7 प्रकार के खाते। अब हम इसके बाद में जो हमारी जो पुस्तक आएगी वो होगी मासिक प्रतिवेदन। तो इसके बाद में एक बार आप लोग देख लीजिए कैसे प्रविष्टि की जाती है, आप अपने हिसाब से उतार लीजिए, देखना है तो। उसके बाद हम आगे सीखेंगे हमारा आगे का विवरण। अगली बैठक में फिर दिया हमने मान लीजिए यहाँ अगर 200 दिए तो यहाँ हो गए 500 रुपये। इस प्रकार जो राशि दी जाती है वही अपने को यहाँ पर लिखनी है।